गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर विश्व का इतिहास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। हमने इसके पहले प्रथम महायुद्ध के कारणों को पढ़ा था कि किस तरह से हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिस्मार्क की जो कूटनीति थी उससे फ्रांस बिल्कुल अलग पड़ गया और विश्व में दो गुटों का निर्माण हो गया। तो शस्त्रीकरण की होड़, दो गुटों का निर्माण और अन्य बहुत से कारण थे, जैसे कि राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार, साम्राज्यवाद, ये सारी भावनाओं की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के कारण हमने पढ़े। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आज प्रथम महायुद्ध के परिणाम। तो 4 वर्षों तक जो युद्ध लड़ा गया उसके परिणाम बहुत अधिक घातक सिद्ध हुए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। अब सबसे पहले हम इसके राजनीतिक परिणामों पर चर्चा करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है निरंकुश राजतंत्रों का अंत। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक प्रमुख निरंकुश राजतंत्रों एवं राजवंशों का अंत हो गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस और तुर्की एवं बल्गेरिया के राजतंत्रों का अंत हो गया। इसके साथ ही जर्मनी के होहेनजोलन, ऑस्ट्रिया हंगरी के हैब्सबर्ग, रूस के रोमनाव और तुर्की के उस्मानिया राजवंशों का अंत हो गया। तो राजवंशों के पतन के साथ ही उन पर जो आश्रित सामंत प्रथा थी उसका भी अंत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लघु राज्यों का उदय। तो जो लघु राज्य मतलब छोटे छोटे, पहले तो क्या था, विशाल साम्राज्यों का दबदबा था और अब क्या हुआ, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया। जो छोटे छोटे राज्य थे ना, इन साम्राज्यों के एक अंग मात्र थे। महायुद्ध के बाद यूरोप लघु राज्यों का महाद्वीप बन गया। इसमें जो प्रमुख कौन कौन से थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, लिथुआनिया, एस्थोनिया, लेटेविया, पोलैंड आदि। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूर्वी और मध्य यूरोप की जनता विशाल साम्राज्यों की अधीनता से मुक्त हो चुकी थी। लोकतंत्र का विकास हुआ इस युद्ध के परिणाम स्वरूप, क्योंकि जो इंग्लैंड, अमेरिका जो आदि मित्र राष्ट्रों ने क्या घोषणा की थी कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस युद्ध के बाद समस्त पराजित देश एवं नवनिर्मित राज्यों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कायम की गई। युद्ध के दौरान रूस की क्रांति हुई और जारशाही का अंत हो गया। जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय सिंहासन त्याग कर नीदरलैंड भाग गया और जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की गई। ऑस्ट्रिया की सम्राट चार्ल्स को सिंहासन से हटा दिया गया और तुर्की के सुल्तान के साथ भी यही हुआ। वहाँ जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे उन्होंने गणतंत्र सरकार की स्थापना की। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, लिथुआनिया, एस्थोनिया, लेटेविया आदि में जनतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। तो इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में लोकतंत्र का प्रसार हुआ, राष्ट्रीयता का विकास हुआ। नए यूरोप के राजनीतिक जीवन की आधारशिला थी राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता की समाप्ति के बाद नवीन राज्यों की स्थापना राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर की गई। इसी सिद्धांत के आधार पर चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, लिथुआनिया, एस्थोनिया, लेटेविया, हंगरी, फिनलैंड नामक नए राज्यों का निर्माण हुआ। राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही प्रत्येक देश के लिए अधिकाधिक उपनिवेशों की स्थापना प्रारंभ की थी। एशिया के पिछड़े देशों में राष्ट्रीयता की लहर आई और वहाँ के लोगों में भी स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन तेज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। तो राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास हुआ या उस पर अधिक महत्व दिया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार 19वीं सदी राष्ट्रीयता की थी तो 20वीं सदी थी अंतर्राष्ट्रीयता की। युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने तथा विश्व में
शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस संस्था की स्थापना अंतर्राष्ट्रीयवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कदम थी। नवीनवादों का भी उदय हुआ इस काल में, या इसके महायुद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक देशों में समाजवाद की लहर पहुंच चुकी थी। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। शांति समझौते से असंतुष्ट देशों इटली में फासिस्टवाद, जर्मनी में नाजीवाद और जापान में सैनिकवाद का उदय हुआ। तो इस प्रकार युद्ध के बाद अनेकवादों का उदय हुआ, जिसके कारण विश्व में शीघ्र ही पुनः तनाव का वातावरण बन गया। साम्यवादी शासन तंत्र का उदय हुआ। रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना विश्व युद्ध के दौरान ही हो गई, परंतु मित्र राष्ट्रों तथा उनके द्वारा समर्थित अनेक जारकालीन रूसी सेना नायकों ने साम्यवादी शासन को समाप्त करने का अथक प्रयास किया, परंतु लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सफल रहे और रूस में एक सुदृढ़ साम्यवादी शासन व्यवस्था का उदय हुआ, जिसने विश्व राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया। अमेरिका के प्रभाव में भी वृद्धि हुई इस महायुद्ध की वजह से, और वह यूरोपीय देशों का साहूकार बन गया। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों पर उसका 1 खरब 20 अरब डॉलर का कर्जा हो गया। युद्ध के दौरान और उसके बाद के काल में अमेरिका का विदेशी व्यापार बढ़ता गया। जर्मनी का व्यापार वाणिज्य चौपट हो गया और इंग्लैंड को अब जर्मनी से भी अधिक भयंकर और शक्तिशाली प्रतिद्वंदी मिल गया, जिसने शीघ्र ही संपूर्ण यूरोप में व्यापार वाणिज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। साम्राज्यवाद को भी प्रोत्साहन मिला महायुद्ध के परिणाम स्वरूप। फ्रांस में आत्मविश्वास की भावना का सृजन हुआ। अल्सेस और लॉरेन की पुनः प्राप्ति से यूरोप में उसके राज्यों की सीमाओं का विस्तार हुआ। मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत सीरिया, लेबनान, कैमरून और टोगोलैंड आदि के मिल जाने से उसके प्रभाव में वृद्धि हुई। इटली का एड्रियाटिक सागर पर नियंत्रण कायम हो गया। ग्रेट ब्रिटेन के संरक्षण में रखे गए तुर्की व जर्मनी उपनिवेशों से उसके औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ। राष्ट्रसंघ की मैंडेट व्यवस्था से बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और जापान सभी देशों में औपनिवेशिक सत्ता का विकास हुआ। अच्छा, इस महायुद्ध से शस्त्रीकरण की होड़ भी हुई, क्योंकि वर्साई की संधि के अंतर्गत निशस्त्रीकरण की योजना थी, जिससे जर्मनी सहित अन्य ध्रुव राष्ट्रों को पूर्ण रूप से शक्तिहीन बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और इसी के अंतर्गत ये सुझाव दिया गया था और जर्मनी के जो शक्ति रखने का प्रयुक्त किया गया था, और इसी के अंतर्गत ये भी सुझाव दिया गया था कि मित्र राष्ट्र भी इसका प्रयोग करेंगे या उस सीमा तक करेंगे जिससे सुरक्षा की भावना स्थापित हो। परंतु भिन्न भिन्न राष्ट्रों द्वारा जो रुख अपनाया गया उससे निशस्त्रीकरण की बजाय शस्त्रीकरण की भावना को बल मिला। परिणाम ये निकला कि प्रतिवर्ष उसका युद्ध संबंधी बजट बढ़ने लगा और बहुत से देशों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के नाम पर अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा और शस्त्रीकरण की इस होड़ ने द्वितीय महायुद्ध के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है धन संपदा की आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में हम देखेंगे धन संपदा की हानि हुई इस महायुद्ध के परिणाम स्वरूप। क्या सर्वेक्षण हुआ? सर्वेक्षण में 10 खरब रुपया तो प्रत्यक्ष रूप से ही खर्च हो गया था। और फिर अमेरिकन फेडरल रिजर्व बोर्ड ने ये अनुमान लगाया कि युद्ध में सम्मिलित राष्ट्रों का जो व्यय हुआ था ना 31 मई 1918 तक, वह 35,000 मिलियन पाउंड का था। हर तरफ आर्थिक असंतुलन था, जिसके परिणाम स्वरूप नैतिक और राजनीतिक उथल पुथल होने लगी थी। युद्ध काल में पोलैंड की खानें बर्बाद कर दी गई, फसलें नष्ट हो गई, रेल मार्ग छिन्न भिन्न हो गए, मशीनों को तोड़ फोड़ दिया गया। यही स्थिति फ्रांस की भी रही। जर्मन जो जमीन थी वो बिल्कुल बंजर सी हो गई, कारखाने मकान आदि ध्वस्त हो गए। जर्मनी को रूसी सेना ने रोंद डाला। फिर भी पोलैंड और फ्रांस की तुलना में उसको कम क्षति हुई थी। ज़्यादा क्षति किसको हुई थी? पोलैंड और फ्रांस को। जब इटली, ऑस्ट्रिया आदि देशों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी।
युद्ध विराम के बाद पुनर्वास की समस्या आ गई। मतलब संक्षेप में ही कहने का मतलब हमारा ये है कि इस महायुद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व का जो आर्थिक संगठन है वह डगमगा गया। युद्ध ऋणों की समस्या आ गई प्रथम विश्व को जारी रखने के लिए, क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर ऋण लेने पड़े। 1914 में दोनों पक्षों ने दोनों पक्षों के जो देश थे ना, उन पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक ऋण था, जो 1918 तक बढ़कर 40,000 करोड़ हो गया। संपत्ति का विनाश अलग था। युद्ध के बाद ऋणों को चुकाना कठिन था। अधिकांश देशों में अमेरिका और इंग्लैंड से युद्ध ऋण ले रखे थे। स्वयं इंग्लैंड ने अमेरिका से कर्ज ले रखा था। इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश इन ऋणों को रद्द कराने के पक्ष में थे, परंतु अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था। इससे एक नई समस्या उत्पन्न हो गई जब मित्र राष्ट्रों ने, मतलब अमेरिका के अलावा, ने युद्धकालीन ऋणों को जर्मनी से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति से जोड़ दिया। तो क्या हुआ, समस्या और बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी क्षति पहुंची इस युद्ध काल से। अब प्रत्येक देश के सामने पुनर्निर्माण, पुनर्वास और बेरोजगारी की जो विकराल समस्या थी वह खड़ी हुई। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश ने कम से कम आयात करने और अधिक से अधिक निर्यात करने की नीति को अपनाया। तटकरों में भारी वृद्धि हुई। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफ़ी धक्का लगा। अच्छा, मुद्रास्फीति महायुद्ध के दौरान दोनों पक्षों का खरबों रुपया खर्च हुआ। ये खर्च किसी उत्पादन कार्य में न लगाकर विनाश में लगा। इसके साथ ही युद्ध काल में अनेक देशों के औद्योगिक क्षेत्रों एवं प्रतिष्ठानों, संचार एवं यातायात के साधनों को भी भारी क्षति पहुंची। अब परिणाम क्या निकला, अधिकांश देशों को सार्वजनिक कर्ज लेना पड़ा। अब कर्ज चुकाने के लिए कई देशों ने अंधाधुंध कागजी मुद्रा जारी कर दी। इससे क्या हुआ, वस्तुओं के भाव आसमान को छूने लगे। मुद्रास्फीति ने संपूर्ण यूरोप को एक प्रकार के आर्थिक संकट में डाल दिया, जिसे दूर करने के लिए अनेक उपायों का सहारा लेना पड़ा। श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ। महायुद्ध के दौरान लाखों श्रमिकों को सेना में भर्ती किया गया था। अधिकांश मारे गए थे, परंतु इसके बाद प्रत्येक युद्धरत देशों में श्रमिकों की संख्या की कमी हो गई, तो उनकी मांग बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों को अपना महत्व समझ में आया। उन्होंने नई अनुभूति हुई और उन्होंने मील मालिकों और पूंजीपतियों के अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया। रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना से उन्हें नैतिक बल मिला। पश्चिमी देशों की सरकारों को भी विवश होकर राजनीतिक व्यवस्था में मजदूरों के महत्व को स्वीकार करना पड़ा। अब श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का कार्य जोर शोर के साथ शुरू किया गया। फ्रांस और जर्मनी में मजदूरों से प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक काम लेने का नियम बनाया। कई देशों में बीमारी, आकस्मिक दुर्घटना और वृद्धावस्था के लिए बीमा व्यवस्था को मान्यता दी गई। श्रमिकों के हित एवं अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियनों की स्थापना की गई। राष्ट्र संघ के अंतर्गत श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की गई। कहने का मतलब ये है कि इस युद्ध ने मजदूरों को जागरूक बना दिया और धीरे धीरे मजदूर आंदोलन जोर पकड़ने लगा। कृषकों की सुरक्षा, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जब श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुई, वहीं किसानों की स्थिति में भी सुधार हुआ। फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि देशों में किसानों को भूमि बांट दी गई और उन्हें भूमि का मालिक बना दिया गया। पुरानी सामंत व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। अब वे जीवन उपयोगी वस्तुओं को खरीदने में समर्थ हो गए। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इसका आर्थिक समस्या का पॉइंट था, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। मतलब अब हमें देखा ना कि किस तरह से कारखाने, उद्योग धंधे नष्ट हो गए। तो युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग सभी देशों में बड़े पैमाने पर सैनिकों की छंटनी की गई। तो इन सब कारणों के परिणाम स्वरूप देश में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। इटली, जर्मनी आदि में फासिस्ट दलों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ देशों ने सशस्त्रीकरण का मार्ग पकड़ा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हो गई।
ठीक है। अब आगे हम देखेंगे सामाजिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास का एक भयंकर त्रासदी थी और अब तक के लड़े गए सभी युद्धों में सबसे ये भयंकर युद्ध सिद्ध हुआ। इसमें 36 राष्ट्रों के 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए और लगभग 2 करोड़ 20 लाख घायल हुए। सैनिकों के अलावा लाखों नागरिकों को भी अपने प्राणों को से हाथ धोना पड़ा। तो विश्व इतिहास में इस भीषण जो नरसंहार हुआ, इससे पहले कभी घटित नहीं हुआ। युद्ध यूरोपीय देशों में तो पुरुषों की कमी हो गई, जिससे जनशक्ति को भारी क्षति पहुंची। अल्पसंख्यकों की समस्या। पेरिस शांति सम्मेलन में आत्मनिर्णय के अधिकार को मानते हुए बहुत से अल्पसंख्यकों को नवीन राज्यों में समाविष्ट कर दिया गया। फिर भी लाखों अल्पसंख्यक बच गए। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूनान, तुर्की, युगोस्लाविया आदि देशों में लाखों लोग ऐसे थे जो राष्ट्रीयता की दृष्टि से उन देशों के नहीं थे। इन लोगों के हितों की रक्षा का दायित्व राष्ट्र संघ को सौंपा गया। राष्ट्र संघ ने इन राज्यों के साथ अलग अलग संधियां की, परंतु इससे अल्पसंख्यक जातियों की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। बाद में हिटलर जैसे अधिनायक ने इस समस्या की आड़ में चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया को हड़प लिया। अच्छा, इससे युद्ध से स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन आया। स्त्रियों ने कार्यालय, दुकानों, उद्योग धंधों में काम किया और पुरुषों की कमी को महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों की सेवा भी की। इससे स्त्रियों में क्या हुआ? राजनीतिक चेतना और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। अब वे राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1918 में इंग्लैंड में 30 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियों को मताधिकार मिला। इससे पूर्व 1917 में रूस में स्त्रियों को मताधिकार मिल चुका था। 1920 में जर्मनी में भी स्त्रियों को मताधिकार मिल गया। तो मतलब धीरे धीरे अब सभी देशों में स्त्रियों को मताधिकार मिलता जा रहा था और पुरुषों के साथ उनकी समानता भी स्वीकार की जाने लगी थी। सांस्कृतिक हानि हुई इसके परिणाम स्वरूप। लाखों नवयुवकों को महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों को छोड़कर सेना में भर्ती होना पड़ा। शिक्षा के सरकारी व्यय में भारी कमी की गई, जिससे बहुत सी शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई। बहुत से विद्वान और वैज्ञानिक युद्ध में मारे गए। बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें, कलाकृतियां नष्ट हो गई। तो इससे क्या है कि सांस्कृतिक हानि हुई, मतलब सांस्कृतिक विकास को भारी धक्का लगा। वैज्ञानिक प्रगति भी हुई इस वजह से। प्रथम विश्व युद्ध के परंपरागत अस्त्र शस्त्रों के अलावा वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत नवीन यंत्रों का भी उपयोग किया गया। टैंकों, हवाई जहाजों, पनडुब्बियों और जहरीले गैसों का प्रयोग किया गया। इनसे बचाव के लिए आविष्कार भी किए गए। घायलों की तत्काल चिकित्सा के बारे में नई नई औषधियों की खोज की गई और इन सभी से वैज्ञानिक प्रगति को बल मिला। तो इस प्रकार प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप संसार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अवस्था पर भारी प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप विजेता और पराजित दोनों पक्षों को भारी हानि उठानी पड़ी। फिर भी भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। केवल 20 वर्षों के अंतराल के बाद ही इसके संसार को इससे भी अधिक विनाशकारी द्वितीय युद्ध का सामना करना पड़ा। तो आज के वीडियो में हमने देखा प्रथम महायुद्ध के परिणाम। धन्यवाद।